स्वागत है दोस्तों आप सभी का रामा इस चैनल पर और मैं हूँ रिचा। चलिए आज हमें चैप्टर 9 का डिस्कशन करना है जिसका नेम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। चलिए हमारा पहला टॉपिक है लोहे के औजार और खेती। इसे डिस्कस कर लेते हैं। लोहे के औजार जो है वो शिकार करने के लिए और खेती करने के लिए यूज़ किए जाते थे। तो अगर हम बात करें लोहे का प्रयोग जो है वो उपमहाद्वीप में लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। यानी आज से लगभग कितने साल पहले? 3000 साल पहले। अगर हम महापाषाणों की बात करें तो महापाषाणों में जो कब्रें हैं उसमें लोहे के औजार और हथियार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिले हैं। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या कैसे है। उसके बाद अगर हम बात करें लोहे के प्रयोग का, देखिए 3000 साल पहले साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में उपयोग देखा जाए तो वो लगभग कब से मिलता है? 2500 वर्ष पहले से लोहे के जो औजारों का उपयोग है वो काफ़ी ज़्यादा मिला है। इनमें जो जंगलों में साफ़ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ, जुताई के लिए हलों के फाल, ये सभी क्या थे? शामिल थे। इन्हें हमने ऑलरेडी और कृषि में क्या किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, कैसे किया जाता था, ये सब ऑलरेडी हमने चैप्टर 6 में पढ़ा हुआ है। चलिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ अन्य कदम देखते हैं जिसमें सिंचाई जो था वो प्रमुख था। सिंचाई की अगर हम बात करें तो पहले के टाइम में क्या हुआ करता था कि जो ट्यूबवेल्स आज के टाइम्स में जैसे देखिए पाइप हैं, लोगों के पास कनेक्शंस हैं, तो उस समय प्रेजेंट टाइम में नहीं हुआ करता था। लोग तालाब, नहरें, इन सभी से कार्य करते थे। साथ ही में देखिए ये क्या है, ये हंसिया, कुल्हाड़ी और सरनी, ये देखिए ये दिए गए हैं। ये कुछ उस टाइम की इमेजेस हैं जो इस टाइप से दिखती थी। ये इस टाइप से, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये और ये। तो अगर हम सिंचाई की बात करें तो जो समृद्ध गांव थे उसमें राजा और उनके राज्य में रहना क्या था? काफ़ी मुश्किल था। कैसे? अगर समृद्ध गांव जो है, अगर उसमें कोई राजा नहीं होगा, कोई मुखिया नहीं होगा या कोई मेन नेता नहीं होगा तो लोग जो हैं वो आक्रमण कर देंगे। तो इसमें जैसे जैसे क्या है, कृषि के विकास और नए औजार होने लगे तो लोगों ने क्या है महत्वपूर्ण कदम उठाने चालू किए, जिसमें जो सिंचाई था वो भी शामिल था। अब कैसे सिंचाई शामिल था? क्योंकि अगर फसलों की सिंचाई नहीं करेंगे तो फसल ठीक ढंग से उगेगी नहीं और ज़्यादा मात्रा में नहीं उगेगी। तो उस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए थे। कृत्रिम जलाशय का मतलब है आर्टिफिशियल जलाशय। एक गड्ढा टाइप खोदकर वहाँ पर पानी स्टोर किया जाता था। आज अगर कृत्रिम जलाशय की बात की जाए तो आज उसे स्विमिंग पूल हम कह सकते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में स्विमिंग पूल हम नहाने के लिए, अपने बॉडी के रिलैक्सेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो उस समय जो कृत्रिम जलाशय थे उसका जो इस्तेमाल है लोग वो कृषि के लिए किया करते थे। कृषि का पानी उसमें स्टोर किया करते थे। उसके बाद अगर बात करें तो फिर धीरे धीरे क्या है, इसमें कुछ परिवर्तन भी आने लगे। यानी लोग जो थे उन्होंने परिश्रम करना चालू किया, सारी चीज़ें चालू की, तो फिर उनकी जो फसलों की जो पैदावार थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद ये बॉक्स दिए गए हैं, ये इस टाइप से, ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये जो 6th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए, ये आप लोगों के लिए नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि गांवों में कौन रहते थे, आखिर जो विलेजेस थे उसमें रहता कौन था। तो अगर उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों की अगर हम बात करें, बहुत सारे जो गांव हैं उसमें कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। 3 तरह के लोग कैसे रहते थे? तमिल क्षेत्र में अगर बात करें तो भूस्वामियों को वेल्लला, यानी अगर तमिल क्षेत्र जो है वहाँ पर जो भूस्वामी यानी भूमि का जो स्वामी होता था, जिसके पास भूमि होती थी, उसे वेल्लला, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूरों को दास, कडेसियार और अधिमई कहलाते थे। ये 3 तरीके के लोग हैं। ये अलग अलग जगह के जिनके पास भूस्वामी है, जिनके पास भूमि है, काफ़ी ज़्यादा भूमि के मालिक हैं, उनको कहा जाता था। जैसे जो तमिल क्षेत्र था उसमें भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? वेल्लला कहा जाता था।
साधारण जो हलवाहे थे उनको उड़वार और भूमिहीन मजदूर कहा जाता था। साथ ही में दैस, कडेसियार और अधिमई कहलाते थे। ठीक है, जो उत्तरी हिस्से में थे वो गांवों का जो प्रधान व्यक्ति है वो क्या है, ग्राम भोजक कहलाता था। यानी गांवों में आज भी प्रधान होता है, जैसे जिसे हम सरपंच भी कहते हैं। तो गांवों की देख रेख, जितने भी कार्य होंगे, डिसीजंस होंगे, गवर्नमेंट की स्कीम्स का पालन करवाना और सारी चीज़ों, तो इनका जो कार्य है वो कौन करता है, गाँव का प्रधान करता था। तो उस टाइम पे क्या कहा जाता था, ग्राम के प्रधान को भोजक कहा जाता था। और ये जो लोग थे वो मतलब आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो वोटिंग होती है, उस टाइम जो था वो वोटिंग सिस्टम नहीं था। क्या हुआ करता था कि अगर आपके परिवार से कोई बन जाता है तो उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी सरपंच बनाया जाता था। लेकिन आज के टाइम पे जो सरपंच होता है वो 5 सालों के लिए होता है और फिर 5 सालों बाद क्या होता है, वोट होते हैं। लेकिन ये नहीं था, ये जो पद था वो क्या था, आनुवांशिक था, यानी जेनेटिक्स था। उसके बाद ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। मतलब कि अगर जो ग्राम भोजक है यानी जो सरपंच है वो ही गांव का सरपंच बनेगा। आमतौर पर, हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं था कि ऐसा ही होता था। जो गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी यानी जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती थी वही। और ज़्यादातर जो लोग हुआ करते थे यानी जो किसान या जो मज़दूर हैं, आपने अभी भी देखा होगा कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है तो वो कटाई बुनाई मजदूरों से करवाता है और उन्हें दिन की आमदनी देता है। तो सेम उस टाइम पर भी यही हुआ करता था। उसके अलावा क्या है, राजा जो थे इन्हें कर वसूलने का काम भी क्या है, इन्हीं को सौंप देते थे। और कभी कभी ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी कार्य किया करते थे। कौन, जो ग्राम भोजक हुआ करते थे। क्या क्या कार्य करते थे लोग जो थे ये क्या है, ग्राम भोजक जो थे वो बड़ी भूमि के स्वामी होते थे। इनकी ज़मीन में ज़्यादातर लोग दास और मजदूर का काम करते थे। उसके अलावा ये लोग जो है राजा कर वसूलने का कार्य करते थे। दूसरा जो है न्यायाधीश जो था, इन्हें कभी कभी पुलिस का काम दिया करता था, किन्हें, भोजकों को। उसके बाद ग्राम भोजक के अलावा अगर हम बात करें तो स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। स्वतंत्र कृषक का मतलब है कि इनके पास क्या है, इनकी खुद की ज़मीन हुआ करती थी और ये खुद की ज़मीनों में कार्य करते थे, ये किसी और के ज़मीनों में कार्य नहीं करते थे। इनमें जो है वो ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। छोटे किसानों का मतलब है कि उनके पास जो ज़मीन थी वो कम थी। इसमें काफ़ी सारे स्त्री और पुरुष भी थे जिनके पास ज़मीनें ही नहीं होती थी, तो वो किसका काम, दास का काम करते थे या मजदूर का काम करते थे। और उसके बाद दूसरों की ज़मीन पर ये लोग कार्य करके अपनी जीविका चलाते थे। मतलब कुछ ऐसे स्त्री पुरुष जिन्हें हम दास हम नहीं कह सकते, उस टाइम प्रेजेंट टाइम में कहा गया था और हमें दास कहने का कोई राइट्स भी नहीं है। तो उन्हें क्या, ये लोग क्या है, दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका यानी अपनी डेली लाइफ चलाते थे। अधिकांश गांवों में यानी बहुत सारे जो गांव थे उसमें लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी हुआ करते थे। अगर प्राचीनतम तमिल रचनाओं की बात करें तो देखिए, तमिल रचनाओं को क्या है, संगम साहित्य भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि तमिल रचनाओं को क्या कहते हैं, तो संगम साहित्य कहते हैं। इसकी जो रचना थी वो करीब 2300 साल पहले की गई थी। कब की गई थी, 2300 साल पहले की गई थी। और इन्हें जो है संगम क्यों कहा जाता है आखिर, तो इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया है। कहा, मदुरै के जो कवि हैं उनके सम्मेलनों में इनका संकलन किया गया है, यानी इन्हें इकट्ठा किया गया है। और गाँव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। मतलब इस विलेज में जो लोग रहते थे उनके जो नेम हैं वो भी हमें संगम साहित्य में से प्राप्त हुए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नगर।
क्या कहती हैं कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएं और पुरातत्व। मतलब अगर हम नगर के बारे में डिस्कशन करें तो नगर के बारे में हमारे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या जो हमें कहानियाँ मिलती हैं, प्राप्त होती हैं, वो क्या कहती हैं, यात्राओं का विवरण क्या कहता है, और मूर्ति कला और जो पुरातत्व हमारा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें जो काफ़ी सारे जो विभाग हैं खोज करते हैं, तो वो क्या कहते हैं। तो चलिए सभी को डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है, काफ़ी सारी कहानियाँ हैं जो लोगों में प्रचलित है। साथ ही में बहुत सारी कहानियाँ जो है वो बौद्ध भिक्षुओं ने बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने भी क्या इनका संकलन किया है। और यहाँ पर एक जातक की कथा बताई गई है जो क्या है उसने बताई थी। इसमें क्या है, एक निर्धन की चतुराई दी गई है। तो आप एक काम करिएगा, इसे रीड कर लीजिएगा। इसमें कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग है नहीं आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से जो आप लोगों को मैं डिस्कस करवाऊँ। आप लोग इसे वीडियो को बीच में रोक कर और इसे पढ़ लीजिएगा। मैं आपको वो करवा देती हूँ, दिखा देती हूँ। तो अगर हम प्राचीन नगरों की बात करें तो हमारे पास काफ़ी सारे स्रोत मिलते हैं, जैसे कुछ शहरों, गांवों और फिर जंगलों से भी क्या है कुछ जुड़ी घटनाएं हैं। साथ ही में हमारे पास कुछ मूर्तिकार भी हैं जिन्होंने क्या है बहुत सारी इमारतों या बहुत सारे डायग्राम्स को क्या है बहुत ही आसानी से उकेरा है। अब ये क्या है, देखिए दिल्ली में मिला है कि ये वलय कूप है, ये उस टाइम का वलय कूप है। और ये जो है वो सांची जो आज प्रेजेंट टाइम एमपी में है, उड़ीसा। तो भोपाल जो एमपी की राजधानी है उससे थोड़ा ही दूर है, लगभग 100-150 के अंडर में है। तो ये जो अगर सांची के स्तूप की बात की जाए तो वो उड़ीसा में पड़ता है। तो ये देखिए कितनी अच्छी मूर्ति या चित्रकला बनाई गई। इसे हम 2-3 चैप्टर के बाद ही, हमारा चैप्टर 12 है तो उसमें हम देखेंगे इस चैप्टर को। उसके बाद है बेरी गाजा, भरूच का यूनानी नाम। जो बेरी गाजा है वो क्या है, भरूच का एक यूनानी नाम है, उसकी कहानी। ये भी क्या है हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसे आप रीड कर लीजिएगा। ये आप पूरा मैंने आपको दिखा दिया, बीच में वीडियो पॉज करके रोक लीजिए, देख लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं सिक्कों के बारे में। अगर हम सिक्कों की बात करें तो जब पुरातत्वविदों ने खुदाई की तो हमें काफ़ी सारे सिक्के मिले। अगर सबसे पुराने सिक्के की बात की जाए तो वो आहत सिक्का है जो करीब 500 साल तक चला था। तो ये जो है ये आहत सिक्के, ये जो 2 इमेजेस दी गई हैं ये आहत सिक्के हैं। तो अब ये जो आकृतियां हैं इन्हें क्या है आहत करके बनाया गया था, इसी कारण इन्हें क्या है आहत सिक्का कहा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा भी आए कि सबसे पुराना सिक्का कौन सा है तो वो आहत सिक्का है, ठीक है। अब ये जो आहत सिक्का है ये चांदी और सोने के सिक्कों से काफ़ी ज़्यादा विभिन्न हुआ करता था, और ये जो आकृतियाँ हुआ करती थी इन्हें आहत करके बनाया जाता था, जिस कारण से इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद विनिमय के अन्य साधन, ये एक वो दी गई है, कविता टाइप दी गई है। अगर इसे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना इसमें इतना ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये है। तो ये क्या है, अगर हम बात करें लगभग 2500 साल की से 2500 साल से भी ज़्यादा समय की एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। क्योंकि इसमें क्या है यातायात और व्यापार जो थे उनके 2 मुख्य रास्ते हुआ करते थे। इनमें से जो यानी यातायात और व्यापार के जो 2 मुख्य रास्ते थे, एक जो रास्ता था वो उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जाता था और दूसरा जो था वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था। यानी 2 रास्ते हुआ करते थे उस समय जहाँ से क्या है व्यापार और यातायात हुआ करता था। पहला रास्ता जो था वो उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जाता था, साथ ही में जो दूसरा रास्ता था वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था। और साथ ही में यहाँ की शहरों की बात की गई है। अगर हम जैसे यहाँ पे जो अगर मथुरा की बात करें तो यहाँ पर क्या है काफ़ी चारों ओर से किलेबंदी भी की गई थी और यहाँ पर बहुत सारे मंदिर भी थे। अगर हम मथुरा की बात करें तो यहाँ पर क्या है
किलेबंदी की गई थी। बहुत सारे मंदिर भी थे। आज भी प्रेजेंट टाइम में आप लोगों को मथुरा का वो पता ही है कि क्या है। साथ ही में अगर आसपास के किसान और पशुपालक जो थे वो शहरों में रहने के लिए क्या है भोजन जुटाते थे, और साथ ही में मथुरा से बेहतरीन मूर्तियाँ मथुरा जो था वो क्या करते थे, मथुरा में जो आसपास के जो किसान और पशुपालक थे वो क्या है भोजन जुटाते थे, और मथुरा में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूर्तियाँ बनाई जाती थी। यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा केंद्र था। साथ ही में अगर बात करें आज से 2000 साल पहले की, मथुरा जो था वो कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। यानी कुषाण जो शासक थे उनकी क्या है राजधानी थी। कुषाणों के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी 10th चैप्टर में। हमारी 9th चैप्टर का डिस्कशन है। मथुरा जो था वो धार्मिक केंद्र भी था, और यहाँ पर बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी हैं। यानी मथुरा की अगर बात करें तो यहाँ पर बौद्धों की विहार और साथ ही में जैन मंदिर भी हैं, और ये कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था ये, और आज भी है। ये आपको पता है मथुरा की क्या इम्पोर्टेंस है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता है। अगर बात करें तो मथुरा में क्या है प्रस्तर खंडों की बहुत सारी मूर्तियाँ और कुछ अभिलेख भी मिले हैं। अभिलेखों वगैरह के बारे में वैसे तो जितनी ज़रूरत है उतना मैंने आप लोगों को बताया है, और अगर नहीं तो फिर कुछ चीज़ें जो हैं इसमें ऑलरेडी वो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के वीडियो में डिस्कस की हुई हैं, तो आप लोग चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। इसके बाद जो थे जैसे जो स्त्रियों और पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को क्या है दिए जाने वाले दान का भी उल्लेख करते हैं। साथ ही में शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी और शिल्पकार भी जो थे वो भी क्या है इस प्रकार के दान दिया करते थे। अब जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बिनने वाले, माला बनाने वाले, इन सभी के चित्र भी क्या है मिले हैं, जिनसे हमें इनका क्या है उल्लेख मिलता है, ये इनके बारे में पता चलता है। अब हम नेक्स्ट जो है हमारा वो शिल्प तथा शिल्पकार है। इसमें देखते हैं शिल्प और शिल्पकार क्या होता है। इसमें क्या है अगर हम शिल्प और शिल्पकारों के बारे में देखें तो जब पुरा स्थलों की खुदाइयाँ की गई तो यहाँ से हमें बहुत सारे मिट्टी के पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें क्या है उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। किन्हें? ये जो मिट्टी के बहुत ही जो पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं उन्हें चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये जो है वो ज़्यादातर कहाँ से मिले हैं? महाद्वीप के उत्तरी भाग से मिले। कहाँ से मिले हैं? उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग से मिले हैं, और ये जो है प्रायः वो काले रंग के होते थे और इनमें एक खास चमक होती थी। क्या होती थी? ये काले रंग के हुआ करते थे और इनमें एक प्रकार की बहुत ही ज़्यादा खास चमक होती थी। अगर हम बात करें तो दूसरे जो शिल्पों के अवशेष हैं वो नहीं बचे होंगे। कैसे? क्योंकि अगर हमें अलग अलग ग्रंथों से क्या पता चलता है कि कपड़ों का जो उत्पादन था वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। साथ ही में अगर उत्तर में बात करें तो वाराणसी और बनारसी जो प्रेजेंट टाइम में वो बनारस हो गया है, तो अगर आज भी आप देखें प्रेजेंट टाइम में तो बनारसी साड़ी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै जो थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध केंद्र थे, और यहाँ पे स्त्री और पुरुष जो थे वो दोनों कार्य करते थे। यहाँ पे बहुत सारे जो शिल्पकार थे वो व्यापारी थे और अपने अपने संघ बनाने में लगे थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। यानी ये जो अपने अपने संघ बना रहे थे इन्हें क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। अगर शिल्पकारों की श्रेणियों का शिल्पकार के जो श्रेणी हुआ करते थे उनका कार्य क्या होता था? प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध करवाना और तैयार माल का वितरण करना। यानी तैयार माल जो हो जाता है उसे आप लोगों तक क्या है पहुंचाना या बेचना। उसके बाद श्रेणियाँ जो थीं वो बैंकों के रूप में भी कार्य करती थी, जहाँ पर लोग जो है वो पैसे जमा रखते थे। साथ ही में यहाँ पर धन का निवेश जो है वो लाभ के लिए किया जाता था। यानी धन का जो निवेश किया जाता था वो किसके लिए किया जाता था? लाभ के लिए किया जाता था, और उससे जो लाभ मिलता था वो क्या है उसका कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था, और फिर मठ आदि या धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था, जिससे क्या है धार्मिक कार्य जो है वो भी कंप्लीट हो सके। उसके बाद सूत काटने और बुनने का नियम
इसमें ये भी क्या है, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए सूत काटने और बुनने का नियम। इसमें वही है कि सूत कैसे काटा करते थे, कौन कौन से लोग जो थे वो शामिल होते थे, यही चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद सूक्ष्म निरीक्षण आरिकामेडु। आरिकामेडु जो है वो एक साइट है जो कि कहाँ, पौंडीचेरी में है। अब यहाँ क्या है, इसमें जो है वो रोम के बारे में भी क्या है कुछ जानकारी दी गई है। अब रोम के बारे में क्या जानकारी दी गई है, यहाँ से जो लोग थे वो क्या करते थे, आरिकामेडु के जो रोम थे वो आरिकामेडु के जो लोग थे वो रोम में काफ़ी ज़्यादा विलासितापूर्ण वस्तुएं मिलती थी जिनके क्या थे, यहाँ के जो लोग थे वो दीवाने थे। अब क्या होता है, लगभग अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो 2200 से 1900 साल पहले जो आरिकामेडु थी उसका क्या हो चुका है, पतन हो चुका है। यहाँ क्या है, दूर दूर से जहाज़ों से जो सामान है वो उतारे जाते थे। आरिकामेडु जो था यानी जहाँ से लोग जो व्यापार किया करते थे, जो जहाज़ों से सामान आया करता था उसे लोग उतारते थे। और यहाँ क्या है, एक ईंटों से बना ढांचा मिला है जो संभवतः हो सकता है गोदाम रहा हो। इसलिए संभवतः हो सकता है गोदाम रहा हो क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे वो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जो माल आया ले जाया करते थे लोग, उसे क्या है उतारते और चढ़ाते थे। तो हो सकता है कि मौसम वगैरह भी कभी कभी क्या होते थे, मौसम में भी चेंजेस आ जाते थे, कभी बारिश हो जाना, कभी आंधी और तूफान आ जाना। तो इसलिए हो सकता है कि लोगों ने यहाँ पर क्या बनाया हो, गोदाम बनाया हो इन्हें सुरक्षित करने के लिए। उसके बाद भूमध्य सागरीय के क्षेत्र में एम्फोरा जैसे कुछ पात्र मिले हैं। इनमें क्या है, शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। यानी जो एम्फोरा जो है उसमें शराब या फिर तेल, कुछ तरल पदार्थ यानी लिक्विड शेप में जो पदार्थ होते हैं उन्हें रखा जा सकता था। और दोनों तरफ से पकड़ने के लिए इनमें हत्थे होते थे। यानी जो एम्फोरा मान लीजिए हो सकता है कुछ इस टाइप का रहता रहा हो, ये इधर दोनों तरफ से पकड़ सकते थे, इधर से ये खुला हुआ रहता हो तो हो सकता है। साथ ही में क्या है, एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें क्या है, इटली के एक शहर के नाम एरेंटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। यानी जो एरेंटाइन है ये एक मुहर लगे लाल चमकदार जो बर्तन हैं। अब ये जो एरेंटाइन जो वर्ड है वो इटली के एक शहर एरेंटाइन पात्र के नाम पर से जाना जाता है। और यही जो मुहर है वो कुछ सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी से दबाकर बनाया जाता था। ये कुछ इस टाइप के ये कुछ और भी बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बर्तन हैं जिनमें क्या है ब्राह्मी लिपि, ये जो इनमें ये जो लिखा हुआ है ये ब्राह्मी लिपि टाइप लिखा हुआ है। तो इसमें हमें ब्राह्मी लिपि के क्या है अभिलेख मिलते हैं। और अगर स्टार्टिंग में देखा जाए तो तमिल भाषा का भी क्या है, या तमिल लिपि का भी इनमें प्रयोग किया गया था, इसीलिए इन्हें क्या है तमिल ब्राह्मी अभिलेख कहा जाता है। ये जो पत्थर टाइप ये जो पात्र मिले हैं इनमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं, इसमें कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन जो था वो रोम का था। यानी रोम में भी आज भी वो प्रचलित है। तो अगर डिज़ाइन देखा जाए तो रोम का था, लेकिन वो बनाए यहीं पर जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे और बर्तन के कुछ रत्न भी मिले हैं जो यहाँ पर बनाए जाते थे। साथ ही में कुछ छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः यहाँ पर कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। और यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके भी बनाने का पर्याप्त जो है हमें साक्ष्य मिले हैं। अब ये जो यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है, रोम के बारे में बताया गया है। यहाँ पर रोम के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या था, काफ़ी पुराना शहर था जो गंगा के मैदान के किनारे बसा था। रोम जो थी वो एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी भी थी। और ये जो है वो यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ था। ठीक है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शासक की अगर बात की जाए रोम में तो वो ऑगस्टस ने क्या है करीब 2000 साल पहले इसमें शासन किया था। जिसे क्या है, रोम जो था वो ईंटों का शहर था जिसे संगमरमर से बनवाया गया था। तो इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं तो आप देख लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मिलेंगे, क्योंकि इसमें अब और कुछ नहीं है। जितना आपके सिलेबस के हिसाब से इम्पॉर्टेंट था, ये एनसीईआरटी की क्लास है। और इसमें मैं एक चीज़ आप लोगों को प्लीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को लगे कि मैं बुक पढ़ रही हूँ तो मैं बुक नहीं पढ़ रही हूँ। आप लोगों के लिए आपकी सिलेबस एनसीईआरटी की सिलेबस के हिसाब से जितना रेलेवेंट है मैं उतना ही बता रही हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो डायरेक्ट 12th के बाद आते हैं, अपनी बेसिक की तैयारी करना चाहते हैं, वो सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए सिर्फ ये एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन है। अगर मैं इसके साथ बेसिक के साथ स्टैंडर्ड भी जोड़ दूंगी तो फिर जो बच्चे हैं वो बेसिक जो सीखना चाहते हैं वो उनके लिए ये कोई वीडियो इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाएगा। और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो हमें सपोर्ट करिए, प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वो भी कमेंट करिए। अगर कोई आप लोगों का डाउट होगा और आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो मैं उन सभी कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करिए। थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।